और कहते हैं कि एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, परंतु एक निश एक निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। और इसी दृढ़ निश्चय के साथ हम अपने आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज का कार्यक्रम है सिविल सर्विसेज के ऊपर। आज आज नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता है 21 अप्रैल। नेशनल सिविल सर्विसेज डे 2021 has been marked. It is a day to appreciate the tremendous work done by the officials engaged in public administration in various departments of the central and state government. The Government of India chose April 21 as the National Civil Services Day, as on this day the country's first Home Minister, Sardar Vallabhbhai Patel, the steel frame of India, addressed the newly appointed Administrative Services officers in 1947. On this historic day, Sardar Patel, in his special address, laid out the golden rules and principles of good governance for the civil servants. आज के हमारे स्पीकर वेलेंटीना ब्राह्मा है, जो कि प्रांत छात्र प्रमुख दिल्ली प्रांत से है, और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह गुड़, रिटायर्ड आईएएस, चेयरमैन स्टेट फूड कमीशन, हिमाचल प्रदेश। मैं चैतन्य जी से चाहूंगी कि वो थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दें। सभी को नमस्ते। पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई लगातार जिस तरीके से नए नए इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही है, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ साथ आज रामनवमी है, जैसा कि आप सभी को पता है, और नवरात्रि का आज लास्ट दिन है, तो उसकी भी सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस समय कोरोना का जो पैंडेमिक चल रहा है, तो मेरे को लगता है कि सभी लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते भी और एक सामाजिक दायित्ववान कार्यकर्ता होने के नाते भी हमारी क्या जिम्मेदारी है उसको सही प्रकार से समझते हुए समाज में जहाँ भी आवश्यकता हो, जहाँ भी हमें लगे कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, तो हम अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से या जितनी हम मदद कर सकते हैं अधिक से अधिक लोगों की मदद करें। और बाकी का आप सब लोग स्वयं समझदार हैं। और जहाँ तक विद्यार्थी परिषद लगातार आपको देख रहे हैं कि आपके द्वारका जिले में, आप पूरे दिल्ली में और पूरी भारतवर्ष में जहाँ भी आवश्यकता पड़ रही है वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, जहाँ आवश्यकता पड़ रही है वहाँ वॉलंटियर्स भी प्रोवाइड करा रहा है। और जहाँ जहाँ जिस जिस तरीके की आवश्यकता है वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 24/7 ऐसा हेल्प कर रहे हैं। द्वारका जिले ने भी अपना एक हेल्पलाइन नंबर जारी किए हुए हैं, और जहाँ भी हमारे पास क्वेरीज आती है तो हम उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं। ऐसा एक हमारी पूरी टीम, उसमें दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के छात्र भी लगातार कहीं ना कहीं उनके कांटेक्ट में रहना और लगातार कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, जैसे दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की इकाई लगातार कर रही है, उसमें उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आगे की कड़ी में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं उनसे कहूँगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। जी, मैं आशीष सर को
से निवेदन करती हूँ कि वो अपने 2 शब्द बोले। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संगठन मंत्री श्री चैतन्य जी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के यूनिट के सभी पदाधिकारीगण, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के यूनिट के सभी पदाधिकारीगण, मैं सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपके इस आयोजन के लिए। लगातार देख रहा हूं कि कोई भी देश के लिए, देश में हमारे एक वर्ष में कोई भी महत्वपूर्ण दिवस होता है तो आप लोग उस दिवस को मनाते हैं। पिछले दिनों आपने उसको क्या कहते हैं, विश्व धरोहर दिवस को मनाया, और आज राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस के रूप में या नेशनल सिविल डे के रूप में आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी परंपरा डेवलप कर रहे हैं आप लोग। मैं अपनी क्लास में भी कहता हूँ स्टूडेंट से, आप लोग अपने पास एक कैलेंडर रखो और उस कैलेंडर में देखो कि किस दिन पे किस महापुरुष की जयंती है या किस महापुरुष की पुण्यतिथि है। जैसे मान लीजिए 14 अप्रैल है, तो 14 अप्रैल क्या है? 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर का जन्म दिवस है। तो 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब अंबेडकर के जीवन को पढ़िए, उनके कार्यों को पढ़िए, उनका देश के प्रति क्या योगदान रहा है इस बात को जानिए, और उनका देश को लेकर, समाज को लेकर क्या दृष्टि रही है इसको जानिए। उन्होंने आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या संदेश दिया है, उस संदेश को पढ़िए। और इस संदेश को पढ़ने के बाद केवल पढ़ना नहीं, उसको अपने जीवन में उतारना है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे एक वर्ष के अंदर ही हम भारत के बहुत सारे मनुष्यों के बारे में जान जाएंगे, उनके जीवन को जानेंगे, उनके कार्यों को जानेंगे और उनके संदेश को जानेंगे। इसके साथ साथ जन्मतिथि, पुण्यतिथि के साथ साथ हम देखते हैं और भी बहुत सारे त्योहार हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। कुछ राष्ट्रीय त्योहार हैं, कुछ राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं। उन त्योहारों को, उन दिवसों को भी, महत्वपूर्ण दिवसों को भी हमें स्मरण करना चाहिए। जैसे आज की बात हम करते हैं तो आज 21 अप्रैल नेशनल सिविल सर्विस डे। हम जानते हैं सिविल सर्विस डे जो है या सिविल सर्विस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है भारत के अंदर। जैसे कहा जाता है इंडियन डेमोक्रेसी, द इंडियन डेमोक्रेसी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की सबसे मजबूत लोकतंत्र में से एक लोकतंत्र है भारत। और देयर आर द 4 पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया। इस लोकतंत्र के 4 पिलर हैं, 4 स्तंभ हैं। उन चारों स्तंभों के ऊपर ये लोकतंत्र की नींव रखी हुई है, ये लोकतंत्र की इमारत टिकी हुई है। वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस। लेजिस्लेशन, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी एंड द प्रेस। तो उन चारों स्तंभों में एक जो बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है वो है ब्यूरोक्रेसी का, जिसको हम लोग कहते हैं कार्यपालिका का। और कार्यपालिका महत्वपूर्ण क्यों है? हम जानते हैं देश के अंदर जो सबसे, इन चारों स्तंभों में एक महत्वपूर्ण कड़ी है विधायिका। विधायिका का कार्य क्या है? लेजिस्लेशन का काम क्या है? देश के अंदर कानून बनाना। हम जानते हैं संसद के सदस्य, पार्लियामेंट, कानून कौन बनाते हैं? पार्लियामेंट कानून बनाती है। और उन कानूनों का, कानून किसके लिए बनाया जाता है? लोगों के लिए बनाया जाता है, आम लोगों के लिए बनाया जाता है। आम भारत के आम नागरिकों के लिए कानून बनाया जाता है। कानून कौन बनाता है? कानून बनाती है संसद, संसद के सदस्य मिलकर बनाते हैं। और उन कानूनों को इंप्लीमेंट करने का जो जिम्मेदारी है वो सिविल सर्वेंट्स के ऊपर है। तो सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो भारत के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि जितने भी कानून है, जितने भी नियम है, जितनी भी पॉलिसीज है, जितनी भी नीतियां हैं, ये सिविल सर्वेंट्स को इंप्लीमेंट करना। तो उनकी भूमिका समाज के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए 21 अप्रैल को सरदार पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया। और ये प्रोग्राम हुआ था मेटकाफ हाउस के अंदर, दिल्ली में। मेटकाफ हाउस आपने से बहुत से लोगों ने देखा होगा, सिविल लाइंस के पास पड़ता है। तो उन्होंने ये कहा था, क्योंकि शुरुआती दिनों में ये सिविल जो सर्वेंट्स थे ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों के अधीन थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इस सर्विस को स्टार्ट किया और वो ब्रिटिशर्स के हिसाब से, ब्रिटिशर्स के पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते थे, उनके कानूनों को लागू करते थे। एक दौर ऐसा था जब आम जनता के, आजाद भारत से पहले एक दौर ऐसा था जब जनता के अंदर सिविल सर्वेंट्स के प्रति रोष था। ज्यादातर सिविल सर्वेंट्स जो थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, वो ब्रिटिशर्स थे, कुछ इंडियंस भी थे, तो उनके प्रति एक रोष था।
लेकिन सरदार पटेल ने मेटकाफ हाउस के अंदर 21 अप्रैल को उन्होंने ये कहा कि सिविल सेवकों को अतीत के अनुभव को पीछे छोड़कर राष्ट्रीय सेवा को अच्छे से करने की भावना पर काम करना चाहिए। उन्होंने इस बात पे फोकस किया और उन्होंने सिविल सर्वेंट्स को एक नया विजन दिया, उन्होंने सिविल सर्वेंट को एक नया लक्ष्य दिया। इसलिए हम देखते हैं कि वो सर्विस आज भी जारी है। दुनिया के सुदूर, भारत के सुदूर, चाहे किसी भी भाग में चले जाओ आप, चाहे किसी भी कोने में चले जाओ, सिविल सर्वेंट्स अपनी सर्विसेज को दे रहे हैं। वो सरकार की बनाई हुई नीतियों को लागू कर रहे हैं, वो नीतियां जनहित में है। आज उन्होंने आज के दिन अभी जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जो है भारत के, जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी, उन्होंने भी कहा कि देश के सिविल सर्वेंट्स को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो आम लोगों को आत्मनिर्भर बनाए। तो क्योंकि हम जानते हैं कोरोना काल है, या भारत क्या है, आत्मनिर्भर होने की बात करता है, हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तो व्यक्ति आत्मनिर्भर कैसे हो, इसके लिए सिविल सर्वेंट्स को ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेंगी, ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, इस तरीके से अपने कार्य को करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी भूमिका है। आप सब लोगों को, बहुत आयोजकों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस प्रोग्राम को, इतने महत्वपूर्ण प्रोग्राम को कंडक्ट किया, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं सिविल सर्वेंट्स के एस्पायरेंट हैं। आप चाहते हो सिविल सर्वेंट बनना, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएफएस बनना चाहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके, जब आप भविष्य में इतनी बड़ी जिम्मेदारी को हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अब उसके लिए अभी से मेहनत करते हैं, तो जितनी मेहनत आप सिविल सर्वेंट बनने से पहले करेंगे, उससे कहीं ज्यादा मेहनत आपको सिविल सर्वेंट बनने के बाद करनी पड़ेगी। क्योंकि ये कोई पद नहीं है, ये अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अपने आप में एक उत्तरदायित्व है देश के प्रति। इसीलिए सरदार पटेल ने सिविल सर्वेंट्स को उस दिन स्टील फ्रेम कह के पुकारा था। यू आर द स्टील फ्रेम ऑफ द इंडिया। आप भारत के लिए स्टील फ्रेम है। क्यों? क्योंकि भारत को आप जो है, आप भारत की नींव है, आप भारत को मजबूत बनाते हैं। मैं चाहता हूं कि अभी हमारे मेन स्पीकर्स आ चुके हैं, वो अपनी बात रखेंगे। उनकी बात, क्योंकि वो उनका बहुत अच्छा अनुभव रहा है, बहुत सोशल रहे हैं वो, और इसके साथ अभी सोशल लाइफ से भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ बहुत लंबे पीरियड तक उन्होंने अपने सर्विसेज को, क्योंकि अरुणाचल कैडर के वो आईएएस हैं, तो हम सब लोग उनकी बातों से, उनके एक्सपीरियंस से लाभान्वित होंगे। और इसी को बात को कहकर मैं आयोजकों को, विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अपनी बात को समाप्त करता हूं। Thank you, Ashish sir, for the chief guest, Dr. Surendra Singh, retired IAS Chairman, State Food Commission, Himachal Pradesh, to share his knowledge. Dr. Surendra Singh, sir. Excuse me, sir. Sir, kindly unmute yourself. Am I audible now? Yes, sir. Thank you, साक्षी। नमस्कार। एक तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा एबीवीपी को कि इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया। जो हमारी सिविल सर्विसेज हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उसके बारे में जो आपका टॉपिक है, द स्टील फ्रेम। आशीष जी, वैलेंटीना जी और जो बाकी आप एबीवीपी के साथी हैं, उनके बीच आके आज बहुत अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा सा, मेरे कनेक्टिविटी इशू रहेगा था भी, मैं क्योंकि हिमाचल में भी हल्का एक देवस्थान है, तो वहां मेरा जाने का आज कार्यक्रम था, मैं वहां हूँ। थोड़ी सी कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, मैं शिमला में नहीं हूँ अभी, इसलिए थोड़ी सी परेशानी थी। जैसा अभी आशीष जी ने कहा कि आजादी के बाद एक चिंता हुई कि सिविल सर्विसेज कैसे काम कर पाएगी, क्योंकि जो मैंडेट था अंग्रेजों के समय में, एक पराधीन राष्ट्र को
चलाने का वो मैंडेट अलग था, और 47 के बाद हम आजाद हो गए तो मैंडेट बदल गया। अब आप अपने देश के लिए काम कर रहे थे और उन देशवासियों के लिए काम कर रहे थे, तो राष्ट्र की चिंता होना बहुत जरूरी था। तो उस वक्त ये लगा कि शायद जो एक अलग पद्धति से लोग जुड़ के आए हैं, चुन के आए हैं, वो शायद उस एस्पिरेशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। सोचा ये भी जा रहा था कि सिविल सर्विसेज को डिसबैंड कर देते, शायद उस वक्त डिसबैंड कर देते और नए सिरे से बनाते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि एकदम माइंडसेट को चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उस माइंडसेट को चेंज करते करते हमारे को 75 साल हो गए, अभी भी वो हो नहीं पा रहा है। वो उस वक्त अपने को एक रूलर की भांति देखते थे, उस दृष्टि को बदलने की जरूरत थी। अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं जो आदमी एक बार पावर ले लेता है, उसके मानस में ये कि मुझे रूल करना है, इस तरह की भावना आ जाती है। चाहे वो जब ज्वाइन किया है तो ही वाज वन ऑफ द बीइंग रूल्ड, उस पे शासन किया जा रहा था। तो लेकिन आजादी के बाद वो सारी चीजें बदल गई थी, परिस्थितियां अलग थी, रूलर और रूल्ड का कोई कंसेप्ट खत्म हो गया था, खत्म हो जाना चाहिए था, मन से भी हट जाना चाहिए था, वो हटा नहीं। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं कि जो सिविल सर्विसेज पे आजकल आक्षेप लगते हैं, करप्शन है, लेथार्जी है, सेल्फ सेंटर्ड है, अपने लिए काम कर रहे हैं और पॉलिटिकल दबाव में आके उस तरह से निष्पक्षता से काम नहीं कर पाते हैं, और सबसे बड़ा ये कि राष्ट्र की चिंता नहीं करते हैं। मैं ये भी कहूंगा कि ये सारी बातें गलत है, काफी सारी ठीक भी हैं, लेकिन सबके बावजूद भी ये जो स्टील फ्रेम जो बना था, जो व्यवस्था बनी थी, उसको तोड़ा नहीं गया, उसको कंटिन्यू किया गया, ये सोच के कि हम उसमें अच्छे बदलाव करेंगे, अच्छे लोग आने शुरू करेंगे। और ये हुआ भी, क्योंकि सडनली एक सिस्टम को तोड़ के दूसरा लाना बड़ा मुश्किल था ओवरनाइट, तो इसको कंटिन्यू किया गया और वो कंटिन्यूटी आज भी चल रही है, वो चेंज आज भी चल रहा है। जहां जिस तरह का जो शासन उस वक्त कर रहे थे ब्यूरोक्रेट, वो टोटली चेंज हो गया है, उनके वर्क सिस्टम चेंज हो गए हैं। कुछ त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों के होते भी जैसा कई बार कहा भी जाता है कि स्टील फ्रेम, लेकिन हो सकता है ये रस्टेड हो गया हो ओवर द इयर्स, बट उस धूल को, उस रस्ट को हमको हटा के इसको स्ट्रेंथन करना है। तो उसमें वो जो चेंज आएगा, जो परिवर्तन आएगा, उसमें समाज की भूमिका बहुत जरूरी है। और एबीवीपी क्योंकि विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में काम कर रही है, मुझे लगता है कि एबीवीपी को इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ज्यादा बढ़ के आगे आना चाहिए। मेरी दूसरी चिंता ये भी है कि जैसे हमारा एक एजुकेशन सिस्टम हमने बोरो किया, मकौले का वही फॉलो करते रहे, इवन बहुत चेंज नहीं हुआ, उल्टा कई बार लगता है कि वो नुकसान ज्यादा हुआ। उस तरह के सिस्टम को जिस तरह से जितना अंग्रेज नहीं कर पा रहे थे, उससे ज्यादा नुकसान कई बार हमारे ही लोगों ने कर दिया। तो उस व्यवस्था को भी बदलने की एक जरूरत थी। नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, अच्छा हुआ है कि देर से आई, लेकिन कुछ चेंज आया है। और जो एक्चुअल चेंज ग्राउंड पे आते आते जो हमारी मैंडेट है कि इसमें 15-20 साल लगेंगे, हाँ लगेंगे, एक लंबा समय लगेगा। आज हम बल्कि यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में देखते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी हमारे पास यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में भी नहीं है। और इसी तरह की कमियां, इसी तरह की त्रुटियां हमारे को अपनी ब्यूरोक्रेसी में भी देखने को मिल रही है। लेकिन नो डाउट कि
एक स्टील फ्रेम है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हालांकि इन कमियों के बावजूद क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, लेकिन जब आप देखते हैं कि जो इसके बेनिफिट है, जो ये कर पा रहा है, वो उसको ओवर रूल कर देता है और उसको ओवरशैडो कर देता है जो कमियां हैं। हमको करना है कि इस स्टील फ्रेम को स्ट्रेंथन करना है, बेटर करना है। तो उसके लिए प्रशासन में भी चिंता हो रही है, एग्जामिनेशन सिस्टम में चेंज आ रहे हैं, और जिस तरह से अभी 4-5-6 सालों में वातावरण बदला है, तो अब जो ब्यूरोक्रेट्स है उनके भी मन और विचार बदलने लगे हैं कि राष्ट्र चिंता सर्वोपरि है। वो कैसे की जा सकती है? अपने से हटके भी सोचना है, लोगों के बारे में सोचना है, गरीब लोगों के बारे में सोचना है, जो अभी तक डिप्राइव्ड थे वो सब भारतवासी है। तो अगर ये सोच हमारे सिस्टम में आ जाए, तो जो प्रगति है, जो उसकी जो रेस है, जो हमारी दौड़ है, उसको हम ज्यादा गति दे सकते हैं। उसको हम गति दे नहीं पा रहे हैं कई सालों से। अभी थोड़ा सा इस तरह से जो बदलाव हो रहे हैं, चाहे शिक्षा नीति में बदलाव है, चाहे अदरवाइज ब्यूरोक्रेसी में बदलाव है। अभी आप देखेंगे कि इवन सिविल सर्विसेज में बाकी जो सर्विसेज थी, कई बार उनको बड़ा कम शेयर दिया जाता था, अब उसको सबको इक्वल का शेयर दिया जा रहा है। इसमें जो एज ए कैरियर मैं कहूंगा कि इससे बेस्ट कैरियर नहीं है। जो अगर हम अपने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को, लोगों को इसमें ज्यादा जोड़ सके तो ज्यादा अच्छा इसलिए भी रहेगा, देश के लिए भी रहेगा, समाज। क्योंकि थोड़ी सी एबीवीपी में और संघ में उनको ये शिक्षा दी जाती है कि अपने से पहले आप समाज को और देश की चिंता करें। तो अगर इस विचारधारा के लोग इस सिस्टम में ज्यादा आएंगे तो वो ज्यादा डेडिकेशन से काम करेंगे, ज्यादा लगन से काम करेंगे और देश का और समाज का भला होगा। नंबर 1 तो ये। दूसरा, एज ए कैरियर अगर आप इसको देखें, मुझे लगता है इतने सालों की मैंने सर्विस की, मैं एग्मुट कैडर से हूं। ये अरुणाचल, मिजोरम, गोवा और यूनियन टेरिटरी कैडर है। कैडर सारे लगभग बड़ी स्टेट का सिंगल कैडर होता है। कैडर के अपने अपने बेनिफिट और वो हैं, लेकिन सीखने का मौका आपको हर जगह बराबर सा मिलता है अगर आपकी सीखने की इच्छा है या करने की इच्छा है। फैसिलिटी वाइज आप देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे कि ये सर्विस, अगर हम सिर्फ ये सोचें कि पावर या करप्शन के लिए ज्वाइन करना है, इससे अगर अलग हटके देखें तो भी आपको इतना ज्यादा बेनिफिट इसमें दिखेगा कि डे 1 से ही आपको सारी फैसिलिटीज सरकार मुहैया करती है, आपकी सैलरीज इतनी अच्छी है, और उन फैसिलिटी और सर्विस के बाद जो सबसे बड़ा इसका चार्म है वो ये है कि आप गरीब लोगों का, डिप्राइव्ड का भला कर सकते हैं। जब आपके पास उस तरह के साधन नहीं है, वो साधन आप गवर्नमेंट के यूज करके, पैसा गवर्नमेंट का लगा के, वो उनको, जो जिन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, हेल्प कर सकते हैं। मैंने ये देखा है कई बार कुछ लोग करते हैं, मुझे काम नहीं करने दिया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है, फलां चीज बहुत है। मैं कई बार देखता हूँ कि इवन पॉलिटिशियंस बहुत पॉजिटिव रहते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई आदमी नहीं रोकता है कि एक आदमी को रोका जाए। हो सकता है लोगों के अपने इंटरेस्ट होते हैं, आप उनके इंटरेस्ट में कहीं आड़े आ गए तो वो आपको हटाने की या कहीं रिमूव करने की कोशिश करेंगे, हार्म करने की कोशिश करेंगे। बट बाय एंड लार्ज मैंने ऐसे सर्विस में नहीं देखा है। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, मैं आशीष जी ने कहा मैंने अरुणाचल में काम किया है, और कई लोग उस मैं 2 साल रहा हूँ वहाँ,
होम सेक्रेटरी रहा और भी चार्जेस देखे, वहां बड़ा डिफिकल्ट एरिया माना जाता है, तो मुझे कोई लगा नहीं कि वो डिफिकल्ट है। वहां लोगों ने जैसे जैसे ही उनको पता लगता है कि आदमी ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, या किस तरह का है, किस तरह का इसका बिहेवियर है, वो उनसे अच्छे लोग मेरे को नहीं लगा कि हमारे भारत वर्ष में कहीं हो सकते हैं। इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतने अच्छे हैं। अगर आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ऑनेस्ट है और उनके लिए काम करना चाहते हैं, तो वो लिटरली जिसको हम कहते हैं वो आपकी जान छिड़कते हैं, वो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मतलब इतना सहयोग, इतना साथ आपको शायद दिल्ली में ना मिले जितना इन ऐसी जगह में मिलता है, जिसको हम सो कॉल्ड डिफिकल्ट एरिया और ट्राइबल एरिया कहते हैं। तो उस तरह से काम करने का खुद को भी आनंद आता है। मेरे को 20-25 मिनट का समय दिया है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे पास इतने अनगिनत वाकया हैं, इंसिडेंट्स है, जहां मैंने ये देखा कि अगर आप लोगों के साथ कोई दुर्घटना हो गई, कोई डिजास्टर हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई और आप उनके साथ खड़े हैं, आप अपने बहुत ज्यादा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कि रात भर वहां कंसर्न शो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, उसी से उन लोगों का आपके प्रति देखने का भाव और आपके प्रति आदर और जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है उस क्राइसिस में। दिल्ली में एक बार बिल्डिंग गिर गई, मैं डीएम था और 70 आदमी की उसमें डेथ हुई। 500 लोगों की बिल्डिंग थी, उसमें बेसिकली ज्यादा लोग मजदूर और गरीब परिवारों के थे। तो उसमें कई बच्चे ऑर्फन हो गए, माँ बाप दोनों की डेथ हो गई। तो ऐसे में हमारा सारा प्रशासन लगा उनके रिलीफ देने में और जो क्रीमेशन में और चीजों में। लेकिन जो आपको मन को संतुष्टि हुई कि आप रियली जो डिप्राइव्ड लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, नीडी है, उनको हेल्प कर सके, और वो जो लाखों करोड़ों की हेल्प की, हमारे पास एक सरकार का साधन होता है, वो साधन उपलब्ध होता है और उसमें आप नागरिक की या देश की पूरी सेवा कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी हर कैरियर में, हर प्रोफेशन में है कि आप देश की प्रगति में अपना जो भी योगदान दे सकते हैं, देते हैं। चाहे आप एज ए टीचर, चाहे आप सिविल सर्विस है, चाहे दूसरी सर्विसेज हैं, आर्म्ड फोर्सेस है, कर सकते हैं। बट यहाँ मेरे को ऐसा लगा कि आपके पास रेगुलरली एक इस तरह का जरिया उपलब्ध है, इस तरह की फैसिलिटी उपलब्ध है कि आप तमाम लोगों के बीच रह सकते हैं, उनकी रोज डे टू डे बेसिस पे उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत संतुष्टि देगा। करियर, हाँ, थोड़ा सा अपना एप्टीट्यूड रहता है, वो हम अपने हिसाब से चूज करते हैं। बट मेरे को ओवरऑल लगता है कि ये जो सिविल सर्विसेज है ये बहुत सेटिस्फाइंग है, बहुत आप इसमें काम कर सकते हैं, लोगों के लिए कर सकते हैं और समाज के लिए कर सकते हैं। एवीवीटी का मेरे को इसलिए लगता है कि भाई इनको जितने भी हम अपने बच्चे हैं अच्छे टैलेंटेड है, जिनमें कैपेबिलिटी है कि वो सिविल सर्विस में आ सकते हैं, एवीवीटी उनमें सहयोग करें। हमारी एक संस्था है संकल्प, वो भी इस अभियान से जुड़ी है कि हम अच्छे विचारों वाले, अच्छे वैल्यू सिस्टम के लोगों को सिविल सर्विसेज में लाएं, ताकि जो सिविल सर्विस सर्वेंट्स पे एक अविश्वास है, जो हम कई बार सोचते हैं कि वो बहुत काम ठीक नहीं करते हैं, जैसे कहा कि पॉलिसी ठीक नहीं बन रही है। हमारा सिविल सर्वेंट्स का पॉलिसी बनाने में उस तरह का रोल नहीं होता है, वो तो जो गवर्नमेंट बनती है पॉलिटिकल लीडरशिप तय करती है, लेकिन उसमें फीडबैक देने का काम, जो डाटा देना है, जो उनको बताना है, गाइड करना है, वो एनालिसिस करना है, वो सारा सिविल सर्वेंट करते हैं। तो वी इन्फ्लुएंस पॉलिसी इन ए मेजर वे। सो अगर हम आज देश में पीछे खड़े हैं, हमारा देश हर जगह पे, तो वो इसलिए क्योंकि हम वो उस तरह की गाइडेंस, उस तरह की जो सजेशंस वो नहीं दे पाए अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को।
आज हम जैसे मोदी जी ने कर दिखाया कि वैक्सीन में हम वी आर इन फ्रंट, इनफैक्ट डूइंग बेटर देन इवन वेस्टर्न कंट्रीज, जहां यूएसए और यूरोपियन यूनियन लड़ रहे हैं वैक्सीन के लिए। आज हम अपनी मैग्नेनिमिटी दिखा रहे हैं, उनको भी दे रहे हैं। तो ये इस तरह का जो विश्व गुरु बनने का हमारा सपना है, अगर हमको इसको अचीव करना है तो ब्यूरोक्रेसी हैज ए most of the role. In fact, they can guide political leadership and they can guide country in a better manner. तो वहां अगर अच्छे बच्चे नहीं आएंगे, जो हमारी 7-8 हजार की ब्यूरोक्रेसी है, टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कंट्री को चला रहे हैं, अगर हम उसमें हमारी विचारधारा से जुड़े और राष्ट्र की चिंता करने वाले बच्चे हैं, लोग हैं, तो आई एम श्योर कि हम बहुत इसमें हेल्प कर पाएंगे। तो मेरा एबीवीपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बाकी लोग हैं, खुद उसमें आए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अच्छे हमारे कार्यकर्ताओं को उसमें प्रेरित करें, वो सिविल सर्विस ज्वाइन करें, ताकि हम जो भी हमारे को लगता है कि सिविल सर्विस में जो कमियां हैं, जहाँ कुछ खामियां रह गई हैं, उसमें हम अच्छे वैल्यू सिस्टम के अच्छे लोगों को डाल सकें और एक राष्ट्र को जो हम प्रगतिशील देखना चाहते हैं उसको देख पाएं। अंत में एक बार मैं दोबारा धन्यवाद करना चाहूंगा आशीष जी का, वैलेंटीना और जो बाकी साथी है एबीवीपी के। वैलेंटीना तो हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट सेंटर में मेरी साथी हैं और काफी योगदान करती रहती हैं। एंड बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अब मैं ऑनररी गेस्ट वैलेंटीना जी, छात्र प्रमुख दिल्ली प्रांत को बुलाना चाहूंगी कि वो अपने 2 शब्द कहे। धन्यवाद सर जी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य वक्ता सुरेंद्र सर, डीडीयू के अध्यापक आशीष सर,